टू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर सजन भारद्वाज। आपके लिए नया टॉपिक ग्रामर का मॉडल्स। 9th क्लास में 10th क्लास में आपने बहुत पढ़ा है मॉडल्स। है क्या मॉडल्स? देखिए आप देखिए, जो मॉडल वर्ड है यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, इटली है, अमेरिका है, आपका यूनाइटेड किंगडम है, आपका फ्रांस है, जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी जो एंशियंट लैंग्वेज है दैट इज लैटिन। लैटिन के बाद आपका पर्शियन लैंग्वेज आया, पर्शियन के बाद आपकी फ्रेंच लैंग्वेज आई, जर्मन आई, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई है। जैसे हमारी एंशियंट लैंग्वेज संस्कृत है, उसी तरह लैटिन लैंग्वेज का एक छोटा सा वर्ड है मूड। मूड से आपका मॉडल बना है। जैसे आप कई बार कहते हो कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा मूड खराब है, आज मूड सही नहीं है, मूड ऑफ है। इट मीन्स मूड शब्द से आपका मॉडल बना है। मूड का मीनिंग होता है मेंटल प्रेजेंटेशन, यानी व्हाट यूर मेंटल कंडीशन प्रेजेंट बिफोर द अदर्स, यानी व्हाट यूर रीडर या व्हाट यूर लिसनर, व्हाट यूर ऑडियंस जज फ्रॉम यूर एक्सप्रेशंस। आपकी एक्टिविटी से, आपके बोलने के तरीके से, आपके प्रेजेंट करने के तरीके से सामने वाला आपको कैसे जज करता है, वो आपके मेंटल एक्सप्रेशन से जज करता है। दैट इज मॉडल। यह मॉडल के मेंटल इमोशंस के, मेंटल एक्सप्रेशन के, मेंटल प्रेजेंटेशन के कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे देखिए, मॉडल मूड यानी मेंटल इमोशंस, मेंटल प्रेजेंट को शो करता है। सबसे पहले डिजायर, इच्छाओं को बताता है मॉडल कि आपकी इच्छा क्या है। जैसे मे आई बी ए किंग, काश मैं एक राजा बन जाऊं, तो मे मॉडल है वो डिजायर को शो कर रहा है कि आपकी डिजायर है टू बी ए किंग, एक राजा बनना। कईयों की डिजायर होती है टू बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बन जाए। तो मॉडल का पहला काम डिजायर को शो करना। आपकी स्टेटमेंट से पता चलेगा कि आपकी डिजायर कितनी बड़ी है। दूसरा लीजिए विश, इच्छाएं। विश नेवर कंप्लीट, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, जिनको आप मनोकामना बोलते हैं, लेकिन मॉडल विश को भी शो करता है। आप किसी को ब्लेसिंग देते हो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ग्रांट यू सन, मे गॉड ग्रांट यू पीस। ये सारी चीजें हैं विश, ब्लेसिंग्स। किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हो, आपकी वर्डिंग से पता चल रहा है कि आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं आप किसी के लिए शुभकामना मांग रहे हो। तीसरा चीज है इंटेंशन, इरादा। मॉडल आपके इरादों को शो करेगा, आपकी स्टेटमेंट बताएगी कि आपका इरादा क्या है। जिसे आप किसी को कहते हो आई शैल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इट मीन्स क्या है कि आपका इंटेंशन है उसकी मदद करना है। आप किसी को ट्रीट देते हो, धमकी देते हो कि डू दिस वर्क अदरवाइज आई विल किल यू, ये काम करना अदरवाइज मैं तुम्हें पनिश करूंगा। इसका मतलब आपने अपना इरादा जाहिर कर दिया कि अगर आपने ये काम किया तो आप उसको रिवार्ड दोगे, अगर उसने काम नहीं किया तो यू विल गिव हिम पनिशमेंट, आप उसको पनिशमेंट देने वाले हो। तो आपकी बातों से अगले को इरादा जाहिर होगा, वो आपका काम करके देगा। आपके मूड को जज कर लेता है। देखो, हम भी टीचर के मूड को जज कर लेते हैं कि जब टीचर सीरियस होकर क्लास में एंटर करता है तो हर स्टूडेंट कीप एंड काम ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि एटम बम वहीं गिर गया हो। और जब टीचर खुश मूड में होता है, मुस्कुरा के क्लास में आता है, तो आपका भी मन होता है कि कुछ ना कुछ और पूछा जाए। तो यानी आप लोग सबसे बड़े ऑब्जर्वर हो, जो किसी के चेहरे को देखकर, किसी की बातों को देखकर, किसी के मेंटल एक्सप्रेशन को देख के, किसी की स्टेटमेंट को देख के जज कर लेते हो कि मूड कैसा है। नेक्स्ट, मॉडल कमिटमेंट को शो करता है, प्रॉमिस को शो करता है। देखो, लैंग्वेज में मैं एक ही बात कहता हूँ, प्रोमिसेस आर मेड फॉर ब्रोकन, वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं कि प्रॉमिस टूट जाए। देखो, आप किसी से प्रॉमिस करते हो कि यू विल विन ए प्राइज, आप एक इनाम जीतोगे। इसका स्टेटमेंट क्या है कि आप कह रहे हो कि ये मेरा वादा है कि आप इस इनाम को जीतो ही जीतोगे। अगर वो जीत गया तो दैट इज कमिटमेंट। एक कमिटमेंट होगा, आप किसी को कहो कि आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, इधर आई एम इधर एंड इधर से मैं कहीं भी हो, जब भी आपको मेरी जरूरत हो मैं आपके पास आपको मिलूंगा। इट मीन्स आप उसको अश्योरेंस दे रहे हो। आपकी बातों से अगले को एक अश्योरेंस मिल गई है कि कैसी भी कंडीशन में हो आप उसकी मदद करने के लिए हर हाल में वहां पहुंचोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। मॉडल से पता चलता है कि आपका इरादा क्या है। आप कई बार कहते हो कि आई विल डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, मैं इस काम को किसी भी कीमत पे करूंगा। यानी आपका डिटरमिनेशन, पक्का इरादा सो रहा है कि कुछ भी हो जाए आप उस काम को करके ही दम लोगे। तो यानी मॉडल आपके मेंटल एक्सप्रेशन को दिखाता है, मेंटल इमोशंस को दिखाता है, मेंटल ये एक्सपोजर है कि आपके चेहरे पे क्या है, आपका चेहरा क्या चीज बताना चाहता है। आप किसी काम को लेके मैच्योर हो या अनमैच्योर हो, किसी काम को लेके आप कंसर्न हो या नहीं हो, ये आपकी बातों से पता चलता है।
कई बार आपको टीचर किसी चीज़ के लेके तो आप कुछ बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं सर दिस वर्क विल बी डन, ये काम आपको कल मिल जाएगा। इट मीन्स आपकी बातों से एक अश्योरेंस मिल रही है, गारंटी मिल रही है कि आप उस काम को करके ही मानो। ये तो था अपना मॉडल। अब देखिए मॉडल है क्या, कहाँ से लिया है, ग्रामर में टर्म है क्या। अभी तक मैंने मॉडल की आपको हिस्ट्री बताई है कि कहाँ से ये वर्ड आया, किस चीज़ को शो करता है। तो मॉडल एक्सिलरी से लिया गया है। हमारे एक्सिलरी का काम होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी जो मेन वर्ब को असिस्ट करे। और ग्रामर में 24 एक्सिलरीज होती है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं 12 डे के 12 नाइट के। तो आपके इंग्लिश ग्रामर में 24 एक्सिलरीज होती है, जिसमें 11 प्राइमरी एक्सिलरीज होती है। प्राइमरी प्राथमिक कार्य है जिनका हेल्पिंग वर्ब का काम करना जरूरत पड़े तो ये मेन वर्ब का भी काम करती है। दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरी। तो मॉडल एक्सिलरी सिर्फ आपके मेंटल इमोशंस को, मेंटल कंडीशंस को, आपकी डिटर्मिनेशन को शो करती है। तो देखिए आपने प्राइमरी एक्सिलरीज को टेंसेज में पढ़ा है, कौन कौन सी है, डू, डज, डिड, ईट, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड। दीज आर 11, ये 11 है। एग्जाम्पल से देखिए कि मैंने एक स्टेटमेंट दी, आई हैव डन इट, यानी मैंने इस काम को पूरा कर लिया है। इट मीन्स हैव यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पर हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। अगर इसकी नेगेटिव स्टेटमेंट हम बनाना चाहे तो यही बनेगी, आई डोंट हैव ए कार, यानी यहां पर हैव मेन वर्ब का काम कर रही है। अब एक चीज तो क्लियर होगी आपको, प्राइमरी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और जब जरूरत पड़े तो ये मेन वर्ब भी बन जाती है। 11 है। लेकिन मॉडल डियर स्टूडेंट फिर से ध्यान दीजिए, मॉडल सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। ये आपके 13 डायमंड 13 रत्न है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, need एंड डेयर। ये 13 मॉडल है। ये आपके एक्सपोजर्स को बताएंगे, आपके प्रेजेंटेशंस को बताएंगे। और आज आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम एक ही मॉडल डिस्कस करेंगे, दैट इज कैन। क्योंकि कई बच्चों को हमेशा ये रटने की आदत पड़ी है, इसके ग्रामर में भी बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा नियम नहीं बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ कैन का यूज हम करके देखते हैं। देखिए कैन, कैन का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज सकना। ये इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। तो कैन का सबसे पहला यूज है बेटा टू एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी कैन मॉडल एबिलिटी को शो करता है कि आपके अंदर एबिलिटी क्या है। एबिलिटी एक इंसान के अंदर दो प्रकार की होती है, एक तो फिजिकल एबिलिटी की आप अपने फिजिकल एक्सपोजर से क्या कर सकते हो, और सेकंड वन इज मेंटल एबिलिटी की आप अपने दिमाग से क्या कर सकते हो। तो एबिलिटी हर बच्चे में होती है, किसी में फिजिकल एबिलिटी अच्छी होती है, किसी की मेंटल एबिलिटी अच्छी होती है, और किसी बच्चे की दोनों एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपको। सबसे पहले हम फिजिकल एबिलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई कैन रन फास्ट, यानी मैं तेज दौड़ सकता हूं। इसका मतलब तेज दौड़ने में किसकी जरूरत होती है, स्टेमिना की जरूरत होती है, यानी फिजिकल एनर्जी चाहिए, फोर्स लगानी है। दैट इज फिजिकल एबिलिटी, यानी आप अपने शरीर से क्या कर सकते हो। जैसे आप किसी को कहो आई कैन क्लाइंब अप ऑन दिस ट्री, आपने किसी को कहा कि मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकता हूं, इट मीन्स फिजिकल एबिलिटी है बेटा। दूसरी होती है आपकी दिमाग की मेंटल एबिलिटी, यानी आप अपने दिमाग से क्या कर सकते हो। जैसे आई कैन सॉल्व दिस पजल, तो मैं इस पहेली को सुलझा सकता हूँ। किसी भी पहेली को आप सुलझाते हो तो माइंड की जरूरत होती है, उसमें आपको बॉक्सिंग स्लैपिंग करने की जरूरत नहीं होती है। या देखिए he can speak
फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच भाषा को बोल सकता है, या मैं कहूँ सीता कैन राइट जर्मन लैंग्वेज, सीता जर्मन भाषा को लिख सकती है। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, किसी क्वेश्चन को लर्न करना, आपको कोई भी आपको आर्टिकल लिखना है, कोई डिबेट लिखनी है, तो मेंटल एबिलिटी, सोचने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, में माइंड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यानी ये एबिलिटी हर बच्चे के अंदर होती है। अब ये नहीं कि आप किसी किताब से क्रेम करो, 5 अपनी फिजिकल एबिलिटी आप खुद जज करो कि आपके अंदर शरीर में कौन कौन सी एबिलिटी है जिसको आप कर सकते हो, और दूसरे देखिए आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है। जैसे किसी को मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को लैंग्वेज अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, और किसी बच्चे की एसएस अच्छी होती है। इट मीन्स वो मेंटल एबिलिटी की बात होती है। किसी बच्चे को तेज दौड़ना अच्छा लगता है, किसी को पहाड़ों पे चढ़ना अच्छा लगता है, कोई पेड़ पे चढ़ जाता है, कोई किसी साइकिल को कितनी तेज दौड़ा सकता है। बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइक में तो फिजिकल और मेंटल दोनों ही चाहिए, लेकिन साइकिल को चलाने में फिजिकल एबिलिटी की ज़्यादा जरूरत है। 100 मीटर की रेस को मारना या किसी चीज़ को जंप करना, उसमें फिजिकल एबिलिटी की जरूरत होती है। तो फिजिकल एबिलिटी हर बच्चे के अंदर होती है कि आप किसी वजन को कितनी देर तक उठा के रख सकते हो, आप कहाँ पर जा सकते हो, कितनी दूर तक आप भाग सकते हो, कितनी देर तक आप बैठे रह सकते हो, ये सारी की सारी फिजिकल एबिलिटी है। दूसरी होती है मेंटल एबिलिटी कि आप कितना सोच सकते हो, कितना लिख सकते हो, कितनी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, किस सम को कैसे सोल्व कर सकते हो, किसी फार्मूला को कैसे पुट करते हो, किसी इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हो, ये आपकी मेंटल एबिलिटी होती है। और आप में से हर बच्चा मेंटल एबिलिटी से गुजरता है, क्योंकि हर बच्चा आज के दिन पढ़ रहा है। एक स्टूडेंट को मेंटल एबिलिटी से बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ता है। फिजिकल एबिलिटी का सबसे ज़्यादा सामना करता है वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर करता है। कुछ बच्चे आप में जो स्पोर्ट्स प्लेयर है वो फिजिकल एबिलिटी की ज़्यादा फोकस करेंगे। जो स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो मेंटल एबिलिटी को ज़्यादा यूज करेंगे। तो हर बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, किसी की मेंटल एबिलिटी अच्छी होती है, किसी की फिजिकल एबिलिटी अच्छी होती है। तो यानी कैन मॉडल का पहला यूज है टू एक्सप्रेस या टू एक्सपोज एबिलिटी। एबिलिटी आपके अंदर 2 टाइप्स की एग्जिस्ट होती है। पहली है आपकी फिजिकल एबिलिटी, यानी व्हाट यू कैन डू बाय योर बॉडी, आप अपने शरीर से क्या कर सकते हो, दैट इज द फिजिकल एबिलिटी। व्हाट यू कैन डू बाय योर माइंड, बाय योर ब्रेन, आप अपने माइंड और ब्रेन से क्या कर सकते हो, दैट इज योर मेंटल एबिलिटी। अब खुद के आप 5-5 एग्जाम्पल अपने डायरी में लिख लीजिए, आपकी खुद की एक स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी कि आप बॉडी से क्या कर रहे हो, आप अपने माइंड से क्या कर रहे हो। सेकेंड यूज इस मॉडल का जो है कैन का, टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, क्षमता बताना। अब कई बच्चे एबिलिटी और कैपेसिटी को सेम लेते हैं, बेटा दोनों में दिन रात का अंतर है। एक सुबह है तो दूसरी सवेरा है, सॉरी एक सुबह है तो दूसरी शाम है, एक दिन है तो दूसरी रात है। तो यानी एबिलिटी और कैपेसिटी वैसे तो हम कह दोनों ही एक दूसरे की सिनोनिम है, लेकिन इनके मीनिंग अलग निकलते हैं। मीनिंग क्या है कि किसी चीज, जैसे आप तेज दौड़ते हो, दैट इज योर एबिलिटी, लेकिन तेज दौड़ने की एबिलिटी को आप कितनी देर तक कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज योर कैपेसिटी। एक एग्जांपल लूं, जैसे बाइक के ऊपर 2 सवारी ही बैठ सकती है क्योंकि 2 व्हीलर है, लेकिन कभी इमरजेंसी आ जाए तो क्या है, उस बाइक के ऊपर 3 भी लोग बैठ जाते हैं। तो इट मींस उस बाइक की कैपेसिटी कितनी है, 3 की, लेकिन एबिलिटी कितने की उसके अंदर, 2 की। यानी किसी एबिलिटी को कितनी देर तक आप सस्टेन कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा कहे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट इज ओनली एबिलिटी, लेकिन इसके अंदर मैं एक वर्ड लगाऊंगा, ये एबिलिटी कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फुल डे, यानी मैंने एक वर्ड ऐड किया, एक फ्रेज ऐड किया, फॉर फुल डे, यानी मैं पूरे दिन इंग्लिश बोल सकता हूं। इट मींस ये कैपेसिटी हो गई। यानी जो एबिलिटी थी बोलने की, उसको हमने एक लिमिट दे दी। हमने कहा कि पूरे दिन बुलाओ, या जैसे हम ये कहें आई कैन सिट हियर, मैं यहां बैठ सकता हूं, ये एबिलिटी है, कैसी भी कंडीशन में आप बैठे हो। लेकिन आप देखो आई कैन सिट हियर फॉर 10 आवर्स कॉन्टिन्यूसली, यानी मैं यहाँ 10 घंटे बैठ सकता हूँ, ये फॉर 10 आवर्स।
यानी आपकी एबिलिटी को सस्टेन कर रहे हैं। जब कोई भी एबिलिटी सस्टेन हो जाए तो दैट बिकम कैपेसिटी। तो ध्यान रखिए, एबिलिटी को सस्टेन किया जाए तो कैपेसिटी बन जाती है। गांव में भी कुछ एग्जांपल आप देखते होंगे, कुछ लोग खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या कई बार देखो आप खाना खाते हो, 3 रोटियों की आपकी भूख होती है, 3 ही खाते हो, लेकिन एक अच्छी वेजिटेबल, अच्छी सब्जी मिल जाए, अच्छी कंडीशंस मिल जाए तो आप क्या करते हो, 1 रोटी एक्स्ट्रा भी खा लेते हो या 2 एक्स्ट्रा खा लेते हो। तो यानी दैट इज योर कैपेसिटी। रोज आप 2 रोटी खा रहे हो, 3 खा रहे हो, लेकिन किसी दिन आपको अच्छी कंडीशन मिल जाए तो आप 2 रोटी और बढ़ा दे तो आपकी कंडीशन 5 पे पहुंच जाती है। तो यानी 5 जो 5 है दैट इज योर कैपेसिटी। तो इस मॉडल का सेकंड यूज है कैपेसिटी को बताना। थर्ड यूज है इस मॉडल का बहुत आसान। देखिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, और फोर्थ है टू नो अबाउट पॉसिबिलिटी। देखिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए 4 मॉडल्स का यूज होता है बेटा। यहां सीख लीजिए कि कौन सा मॉडल कितनी पॉसिबिलिटी को बताता है। जैसे जो कैन मॉडल है वो सिर्फ 10% पॉसिबिलिटी को बताएगा, मे मॉडल है वो 90% को बताएगा। जो आपका माइट मॉडल है वो सिर्फ 0.1% पॉसिबिलिटी को बताएगा, और जो आपका मस्ट है वो 99% को बताएगा। पॉसिबिलिटी 100% कभी नहीं जाती है। ये तो टोटल मैंने किया है, क्योंकि संभावना आपको पता है, मैथमेटिक्स में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो किसी चीज़ के आने की जो पॉसिबिलिटी आपको भी पता है। तो देखिए, कैन मॉडल 10% को बताएगा, यानी किसी काम के होने की संभावना 10% हो। जैसे मैं ये कहूँ एक्सीडेंट कैन हैपन विद एनीवन, दुर्घटनाएं किसी के साथ भी घटित हो सकती है, तो संभावना कम है। हर किसी के साथ तो नहीं होती, आप रोज चलते हो आपके साथ तो नहीं घटित होती। या मैं कहूँ कि ही कैन पास इन द एग्जाम, दिस न्यूज कैन बी ट्रू। हमने कहा यार वो पास हो गया है, यार ये खबर सही हो सकती है, यानी 10% संभावना है। और 90% संभावना हुआ मे यूज होगा। जैसे एक एग्जाम्पल कहूँ, मैं कहूँ देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है, तो इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, क्योंकि बादलों को देख के आपकी प्रिडिक्शन 90% तक पहुंच गई कि संभावना है, और 10% नहीं भी हो। लेकिन किसी काम के होने की संभावना 1% हो तो माइट का यूज होगा। जैसे देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। आप खुद जज करो, आसमान में एक भी बादल नहीं तो बरसात होने की संभावना कितनी है, 1% है। गलती से कोई काला बादल आ जाए और बरस जाए। लेकिन जब किसी काम की होने की संभावना 99% हो तो वहां पर मस्ट यूज होगा। जैसे आपको ये पता है कि आप स्कूल में जाते हो और आपकी प्रेयर 8:15 पे होती है, तो आप इजीली कह सकते हो कि इस समय डीपी सर मॉर्निंग असेंबली में मिलेंगे, यानी ही मस्ट बी देयर, तो 99% संभावना होगी। या मैं कहूँ देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, लाइटिंग्स आर थंडरिंग, क्लाउड्स आर थंडरिंग, यानी काले बादल है, बिजलियाँ चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, बरसात होने की संभावना 99% हो गई है, यानी बहुत घना अंधेरा हो जाए, बिजलियाँ चमकने लगे, बादल गरजने लगे, तो संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब ये आपके ऊपर जज करता है कि वो आपको संभावना कितनी लगी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई बच्चे रट लेते हैं, पॉसिबिलिटी है तो मैं बताएंगे, जरूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी आपके अनुसार चेंज हो सकती है। पॉसिबिलिटी कैन यूज कर रहे हो तो आप समझ लो कि इस काम के होने की पॉसिबिलिटी 10% है। अगर आप मे यूज कर रहे हो तो समझ लो उस काम के होने की पॉसिबिलिटी 90% है। अगर आपने माइट यूज कर लिया तो समझ लो कि इस काम के होने की संभावना 1% है, और मस्ट यूज ले लिया तो 99%। लेकिन संभावना किसी भी मॉडल में बता सकते हो, लेकिन संभावना जाननी हो, टू नो अबाउट पॉसिबिलिटी, तो सिर्फ और सिर्फ कैन मॉडल का प्रयोग होगा और किसी मॉडल का प्रयोग नहीं होगा। बहुत इजीली इस चीज को सीख लीजिए कि संभावना आप किसी भी मॉडल में बता सकते हो, लेकिन संभावना जाननी है, आपको प्रिडिक्शन जाननी है, तो सिर्फ और सिर्फ कैन मॉडल का यूज करोगे, किसी का यूज नहीं करोगे। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव, कोई चीज पूछी जाती है तो पर्सनवाचक इंट्रोगेशन में पूछी जाएगी। जैसे कैन ए क्रो बी व्हाइट,
क्या एक कौवा सफेद हो सकता है? या कैन इट रेन टुडे? क्या आज बरसात हो सकती है? कई बार ये ब्लैंक दे दिया जाता है, ब्रैकेट में पॉसिबिलिटी रख दिया जाता है, तो बच्चे पोस्ट में लिखाएंगे। अब ये भूल गए हैं कि और मॉडल संभावना बताने के लिए है, संभावना जाननी है, पूछना है तो कैन। जैसे आपको संभावना जाननी भी, क्या ये गाड़ी इतनी तेज दौड़ सकती है, तो आप कैन यूज करोगे, मैं यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंट्रोगेशन है। या कैन ए बफेलो फ्लाई इन द स्काई, क्या एक भैंस आसमान में उड़ सकती है? आपको पता संभावना नहीं के बराबर है, तो संभावना बताओ किसी भी मॉडल में, और संभावना जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप कैन मॉडल का यूज करोगे। और इसका लास्ट एंड फाइनल यूज है कैन का, टू एक्सप्रेस अवॉइडनेस। एक्सप्रेस अवॉइडनेस, इसका मीनिंग है जब किसी काम को आप टाल नहीं सकते हो, किसी काम को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, आपके लिए जरूरी हो जाए, तो उस समय के लिए सिर्फ और सिर्फ कैन मॉडल का प्रयोग होगा और किसी मॉडल का यूज नहीं हो सकता है। जैसे I can't help of weeping when I remember my mother। देखिए कंडीशन दे दी कि जब भी मुझे अपनी माँ की याद आती है तो आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह सकते हैं। यह नोट का यूज होता है सबसे ज्यादा। आई कांट हेल्प ऑफ वीपिंग, इसका मतलब है कि मेरी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह सकते हैं जब भी मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। या देखिए आप कह सकते हो आई कांट हेल्प ऑफ ईटिंग व्हेन आई सी, किसी भी मिठाई का नाम, यानी कुछ बच्चों को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, गुलाब जामुन देखते हैं उनके मुंह में पानी आ जाएगा, देख लिया तो जिद करेंगे, कुछ भी हो खाए बिना नहीं रह सकते। या कई बार आपको कोई भी स्मेल आ जाए तो स्नीज के बिना, छीके बिना नहीं रह सकते, यानी वो काम जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो वो चीज देखते ही आप करोगे ही करोगे। आपके सामने कोई कॉमेडी सीन आए तो आप हंसे बिना नहीं रह सकते, आपके सामने कोई सीरियस सीन आ गया कोई मूवी का तो आप रोए बिना नहीं रह सकते, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, घर वाले आपको हिलाते हैं, व्हाट हैपन, क्या हुआ आपके साथ, आप कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, आंखों में आंसू चल रहे हैं। तो यानी इट इज दैट कंडीशन विच यू कांट स्टॉप, यू कांट अवॉइड, ये वो कंडीशन है जिसको आप रोक नहीं सकते हो। तो अवॉइडनेस को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैन मॉडल का यूज होगा। अब बहुत ईजी है कैन का पहला यूज, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए। और एक इंसान के अंदर दो एबिलिटी होती है, एक मेंटल दूसरी फिजिकल। दूसरा मैंने बताया कैन मॉडल कैपेसिटी को बताता है, कैपेसिटी मैंने बताया किसी एबिलिटी को कितनी देर आप सस्टेन कर सकते हो। तीसरा मैंने बताया पॉसिबिलिटी, संभावना, बता किसी भी मॉडल में सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन जानना है तो सिर्फ और सिर्फ कैन। एक अवॉइडनेस बताया, एक यूज बच गया है टू मेक रिक्वेस्ट, प्रार्थना करने के लिए, ये इसमें भी बहुत इजी है। टू गिव एंड आस्क परमिशन, अनुमति लेने और देने के लिए। देखो ये परमिशन रिक्वेस्ट के लिए आपके चारों मॉडल यूज होते हैं, लेकिन जब आपको रिक्वेस्ट या परमिशन बराबर वालों में करनी हो तो कैन का यूज होगा। देखिए कैन, कुड, मे और माइट, ये चारों मॉडल परमिशन के लिए भी यूज किए जाते हैं, लेकिन कुड का प्रयोग सिर्फ पोलाइट के लिए, मे का सिर्फ फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यानी फॉर्मेलिटी करने के लिए, और माइट का हेजिटेशन हो, और कैन इक्वल में, यानी जब आपको आपके साथी से कोई मदद मांगनी है तो आप कह सकते हो कैन यू लैंड मी 100 रुपीज, क्या तुम मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हो, बराबर वाले से मांग सकते हो। लेकिन कुड का यूज जब आप किसी अजनबी आदमी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये कुड यू प्लीज टेल मी द वे ऑफ रेलवे स्टेशन प्लीज, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता दोगे, यानी आपकी रिक्वेस्ट में पोलाइटनेस है,
लेकिन मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे आप क्लास में जाते हो, नॉक करते हो, मैं आई कम इन सर, सर मैं अंदर आ जाऊँ, मैं फॉर्मेलिटी या मे आई हेल्प यू, रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है कि मे आई असिस्ट यू, मैं आपकी क्या मदद करूं, तो आपको पता ही है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे ये आपकी हैप्पी जर्नी की ऐसी फॉर्मेलिटी बहुत की जाती है। लेकिन वो रिक्वेस्ट जिसको करते वक्त आपके अंदर हेजिटेशन हो, हिचकिचाहट हो, यानी आपके अंदर हेजिटेशन हद से ज़्यादा हो, वो आप माइक का यूज होगा। मान लीजिए आपको 100 रुपये चाहिए, आपके साथी के पास और नहीं, आपको एमडी सर या प्रिंसिपल सर से मांगने पड़े, तो सर से रिक्वेस्ट करोगे जब हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगी। यानी माइट यू हेल्प मी सर या माइट यू लैंड मी 100 रुपीज सर, इसका मतलब आप जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपके अंदर एक हेजिटेशन आ रही है। तो यानी ये आपके डियर स्टूडेंट्स कैन मॉडल का यूज था। कैन बहुत ही आसान मॉडल है, बहुत इजीली इसको सीख सकते हो, बहुत इजीली अपने डेली लाइफ में इसको आप बोल सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है कि परमिशन किस प्रकार से मांगी जाए, पॉसिबिलिटी कैसे बताई जाए, अपनी एबिलिटी को कैसे एक्सपोज करो, अपनी कैपेसिटी को कैसे एक्सपोज करो, और अवॉइडनेस जिस काम को किए बिना आप रह ही नहीं सकते कैसे। डेली लाइफ में कैन मॉडल को यूज कीजिए, बहुत इजीली मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि इंग्लिश जो है ना, हाउ टू प्ले विद वर्ड्स, शब्दों से कैसे खेला जाए, बहुत ही फनी लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ अपने बच्चों से, देखिए इस लैंग्वेज के लिखने में बहुत ही वो है, ये 2 लाइन्स हैं। अगर हमने राम लिखा तो ये है, अगर यहां लिखेंगे तो ये। यानी हिंदी भाषा कहती है मजबूत बनो, लाइन से लटके रहो, हर अक्षर लाइन के ऊपर लटका हुआ है, हैंगिंग ओवर द लाइन। लेकिन इंग्लिश कहती है लटकना नहीं है, आराम से बैठ दिए लाइन को। देखो कुछ वर्ड्स नीचे भी आ जाता है, आपको पता है, जैसे मैंने कहा राम सिंह, तो यानी अगर आप बैठे बैठे थक गए तो अपने पैर नीचे कर लीजिए। या कुछ चारों लाइन में भी कुछ वर्ड लिखे, यानी आप बैठे भी थक गए, पैर नीचे कर भी थक गए, तो आप खड़े हो सकते हो। तो यानी इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहती है, बैठे रहो, पैर लटका लो, फिर खड़े हो जाओ, यानी कंफर्ट जोन में इजी वे में सीखो। और इंग्लिश को सीखते वक्त अगर कोई टेंशन में है या सीरियस है तो इंग्लिश कभी समझ में नहीं आएगी। हिंदी को सीखने के लिए सीरियस होना होगा, क्योंकि ये एक मजबूत भाषा है, ये लाइनों से लटकी हुई है। हिंदी हमें मजबूत बनाती है, लेकिन इंग्लिश हमें कंफर्ट जोन में आसान बनाती है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसन मी। आई होप this chapter will assist you in your life very much. Thanks for listening me. Have a nice day to all of you.